नमस्कार एमपी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, आज शुक्रवार का दिन है और आज का दिन होता है आपसे मेरी मुलाकात का दिन। सजीव कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हूँ मैं आपके सामने और इस सजीव कार्यक्रम का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डायल करना होगा हमारे फ़ोन नंबर, जिससे आप हम संपर्क कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसके लिए आप नोट कीजिए हमारे नंबर, साथ ही साथ टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये नंबर दिखाए जा रहे हैं। 0755 भोपाल के एसटीडी कोड के साथ आपको डायल करना है 2660049। इसके अलावा हमारे पास दर्शकों एक टोल फ्री नंबर है 180023330040। आप इस नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और कार्यक्रम नमस्कार एमपी का हिस्सा बन सकते हैं। आज का दिन बेहद खास है दर्शकों, क्योंकि आज बहुत कुछ ऐसा है जो हम आपके लिए इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं। नवंबर का महीना चल रहा है और बहुत सारे ऐसे दिन, खास तौर पर राष्ट्रीय दिवस मनाए जा रहे हैं और वैश्विक दिवस मनाए जा रहे हैं, जिनसे हमें कदम कदम पर जागरूकता मिलती है। तो ऐसे ही कुछ दिनों को संजोकर आज हम इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे और इस दिन को और भी विशेष बनाएंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की तिथि से। तो ये रही आज की तिथि। आज विक्रम संवत 2079 के शक संवत 1944 के मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। दिन है शुक्रवार और दिनांक है 18 नवंबर 2022। आज जिन सभी का जन्मदिन है 18 नवंबर पर, उन सभी को हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, कार्यक्रम में हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं जिससे आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ आपकी जागरूकता भी बढ़े। तो आइए आज के विचार की तरफ आपको लिए चलते हैं, जो कि आपको एक नई राह दिखाएगा और कुछ जागरूकता भी देगा। तो ये है हमारा आज का विचार। जी, आज का विचार है, लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं लेकिन उनके अधिकारों को याद रखते हैं। और ये विचार दुनिया को दिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी जी का पूरा नाम प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी था और ये नाम उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर में दिया था। जब उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने विश्व भारती निकेतन में दाखिला लिया, तब उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर जी से हुई और उन्होंने उन्हें ये प्रियदर्शनी नाम दिया। और आपको एक और ख़ास बात बता देते हैं कि वे भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। और इससे भी खास बात यह है कि कल यानी 19 नवंबर को हम उनकी जयंती मनाने जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने आज ये विचार शामिल किया है। आइए अब झांकते हैं इतिहास के झरोके से, क्योंकि वर्तमान के साथ साथ इतिहास भी बेहद आवश्यक है। आइए आपके सामान्य ज्ञान में थोड़ी वृद्धि करते हुए आपको बताते हैं कि 18 नवंबर के दिन इतिहास में क्या कुछ खास घटित हुआ था। नज़र डालेंगे आज के इतिहास पर। जी दर्शकों, आज के इतिहास में हम आपको बता रहे हैं कि सन 1727 में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की आज ही के दिन स्थापना की थी। सन 1738 की बात कर रहे हैं। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच शांति समझौते पर आज ही के दिन हस्ताक्षर हुए थे। वो 18 नवंबर का दिन था। 1972 की बात अगर करें तो बाघ को आज ही के दिन राष्ट्रीय पशु चुना गया था। और 2013 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर मावेन यान को आज ही के दिन भेजा था। और एक और खास इतिहास से आपको परिचित करा रहे हैं। सन 2017 में भारत की मानुषी छिल्लर ने आज ही के दिन मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता था। चलिए, ये तो हुआ हमारा आज का इतिहास। अब आ जाते हैं हम आज की बात पर। जी हाँ दर्शकों, जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि हम बहुत सारे कुछ खास दिवस मना रहे हैं, तो यानी कि कल 19 नवंबर के दिन हम जो है वर्ल्ड टॉयलेट डे भी मनाने जा रहे हैं, विश्व शौचालय दिवस। और ये हमारे स्वच्छता को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है और क्या कुछ खास है। साथ ही साथ इस दिवस की जागरूकता हमारे दैनिक जीवन में कितनी आवश्यक है। अगर मैं बात करूं शौचालयों की, तो इस हिसाब से हम स्वच्छ भारत अभियान को लेकर पिछले 8 सालों से चल रहे हैं और इसमें काफ़ी सारी तब्दीलियां भी हुई हैं। हमने बहुत कुछ नया सीखा है और बहुत कुछ बेहतर सीखा है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने समाज को स्वस्थ रखने के लिए। तो दर्शकों, इसी कड़ी में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में 2 खास मेहमान हैं। उनसे आपकी बातचीत कराएंगे और आपको बताएंगे कि क्या है स्वच्छता का पैमाना
उनके साथ, उनके ज़िंदगी में और साथ ही साथ उनके कार्य क्षेत्र में, और किस प्रकार से ये काम आगे बढ़ रहा है। तो आइए मैं आपका परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले आज आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं श्री लखन वर्मा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है लखन जी। आप पंचायत सचिव हैं आष्टा जिला पंचायत सीहोर में, और हमारे साथ हैं अर्चना सक्सेना जी। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आइए तो हम जानते हैं कि क्या है ये शौचालय दिवस और कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं हम इसके साथ में। सबसे पहले मैं लखन जी से पूछना चाहूँगी कि लखन जी, जैसे कि हम बात करते हैं ODF की, यानी कि शौच मुक्त भारत की बात करते हैं, या हम खुले में शौच मुक्त की बात करते हैं, तो कितने प्रतिशत या किस हिसाब से ये काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और अब तक आपने कितने गाँव को जो है कितने प्रतिशत साफ करवा दिया है? मैडम जी, ODF प्लस के अंतर्गत फेज 1 में ग्राम पंचायतों ने, सारी ग्राम पंचायतों ने आष्टा जनपद के अंतर्गत 80% काम पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें अब 20% शेष जो बचे हैं, जो शौचालय बनाने से वंचित हो गए थे, और उनको अब वो जैसे उन्होंने आईडी अलग की है, उस आईडी को जैसे अलग होने के बाद में अगर उस व्यवस्था के मापदंड में आते हैं तो उसको 100% शौचालय बना के हितग्राही को स्वयं को खुद को बनाना है। बनाने के बाद में उसको हम क्या कि उनके आवेदन ग्राम पंचायत से जनपद भेजते हैं। जनपद भेजने के बाद में स्वीकृत होने के उपरांत उनको राशि 12,000 रुपये उनके खाते में दी जाती है। इस कारण से 20% जो शौचालय टॉयलेट शेष बचे हैं वो भी यथाशीघ्र पूर्ण होने जा रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 80% के लगभग काम पूरा हो चुका है, और बचे हुए 20% पर अभी भी काम चल रहा है, और इस प्रयास के साथ, इस जागरूकता के साथ कि हम इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। दर्शकों, हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है कि हम स्वच्छता रखें, हम अपने आसपास सफाई रखें, और जैसा हम घर में करते हैं वैसे ही बच्चे भी सीखते हैं। तो ये भी आवश्यक है कि बच्चों को भी समय समय पर उनकी पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया जाए। आज हमारे साथ अर्चना सक्सेना जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि महिलाओं को वो इस विषय में किस प्रकार जागरूक करती हैं। अर्चना जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और जैसे कि यहाँ पर खुले में शौच मुक्त भारत की बात चल रही है, शौचालय दिवस है, और जैसे कि आपने बताया कि आप एक सोशल वर्कर हैं, तो आप किस तरीके से लोगों को जो है एक प्रेरणा देती हैं, उन्हें किस तरीके से समझाती हैं? क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ बातों को सिर्फ बोल देने से नहीं समझ आता है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आप किस तरीके से बालिकाओं को, महिलाओं को इस विषय में जानकारी देती हैं? अगर हम बात करें कोरोना के पहले की जी, तब तक तो लाइव वर्कशॉप्स होती थी, हम लोग सीधे गांव में जाते थे, और कोरोना के बाद सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई। तो पहले हम कोरोना के पहले की बात कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। कोरोना के पहले हम लोग गांव में जाते थे, और वहाँ एक मीटिंग बुलाते थे, बैठक बुलाते थे, जिसमें हम लोग महिलाओं का विशेष आग्रह करते थे कि आप अपने घर से महिलाओं को ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में अक्सर ये होता है कि कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, सबसे पहले पुरुष आगे आते हैं, महिलाओं को नहीं लाते हैं, वो स्वयं भी आगे आगे पहल नहीं करती। और हम यहाँ आग्रह करते थे कि आप महिलाओं को ज़रूर लेके आए, और उन सबको बिठाते थे, फिर उनके साथ बातें चर्चा करके फिर उनसे कहते थे कि हमें आप अपना गांव दिखाइए। और उनके साथ गांव में जाते तो कहते थे सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके गांव में सबसे अच्छी जगह क्या है, सबसे सुंदर जगह क्या है, सबसे सुंदर जगह क्या है जी। वो लेके जाते थे। और फिर जब उनसे कहते थे कि आप सबसे वर्स्ट गंदी जगह लेके जाइए, जी जी जी, तो वो कोई घूरा होता था बाहर, या कोई ऐसा इलाका जहाँ पे लोग खुले में शौच जाते थे जी, और वो वहाँ लेके जाने में पहले थोड़ा हिचकिचाते थे, लेकिन जब हम आग्रह करते थे तो लेके जाते थे। और वहाँ लेके जाते थे तो उनकी नज़रों में एक शर्म नज़र आती थी कि गंदा है, हमारे गाँव का गंदा क्षेत्र है। फिर हम चर्चा शुरू करते थे कि ये गंदा क्यों है, फिर वो कारण बताते थे, और उसके बाद फिर हम ये करते थे कि वापस उनको पूरा गाँव घुमाते हुए ले जाते थे, और एक ग्लास में पानी लेके जी, और थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन समाज सेवा करनी है तो कहते हैं ना, सफाई जब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप गंदे में ना जाए। बिल्कुल। तो हम या तो शिट हमें मिल जाए, ये बहुत सी हिम्मत वाला काम था कि शिट लेके आना, यानी जिसको आप टट्टी बोलते हैं या शौच बोलते हैं, उसको लेके आना, और उसमें एक धागा डाल के और पानी में डाल के लोगों को बताते थे, और कहते थे कि आप इसको पीजिए। तो वो कहते थे कि नहीं नहीं, झगड़ा भी हो जाता था कई बार, वो कहते थे नहीं हम नहीं पियेंगे। तो क्यों, आप रोज़ यही पी रहे हैं? तो वो हैरान हो जाते थे, हम रोज़ ऐसा कि पैर कैसे पी रहे हैं? तो वो बोलते थे कि आप ये नदी में आप जो करते हैं गंदा, वो बारिश में नदी में पानी के जरिए बह के चला जाता है, पानी में मिल जाता और आप सीधे पानी जब आप पी रहे हैं तो वही पानी पी रहे हैं,
और इससे ज़्यादा सदमे वाली बात ये कि जब आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं, देवी जी को जल चढ़ा रहे हैं, तो वही जल चढ़ा रहे हैं, तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते थे, सदमा आ जाता था कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात हम ये करते थे, साथ में बच्चियों को जोड़ते थे, स्कूल की बच्चियों को जी। और उनसे पूछते थे कि बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जाती हो, तो फिर वो बताती थी कि हम स्कूल इसलिए नहीं जाते कि शौचालय नहीं है, हमें माहवारी आती है, वहाँ हमें दिक्कत होती है। जब उनके पेरेंट्स से पूछते थे कि आप इसको आप घर की लक्ष्मी कहते हैं, और ये आपके घर की लक्ष्मी जब बाहर शौच करने जाती है तो उसका मान सम्मान जाता है। अब आप कहिए, आपने इसके मान सम्मान की रक्षा का वचन लिया, आप भाई हैं, आप पिता हैं, क्या इसके मान सम्मान की रक्षा आप कर पा रहे हैं? तो उनकी नज़रें शर्म से झुक जाती थी। और वो महिलाएं, हम उनसे कहते थे कि आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर आई हैं, 7 वचन आपने अपने पति से भरवाए थे, तो आपने अपने मान सम्मान की रक्षा का वचन भी भरवाया था, तो ये वचन आप कैसे पूरा करवा रही हैं? तब वो बहुत दुखी हो जाती थी, और तब उनको एहसास होता था कि शौचालय बहुत ज़रूरी है, ये बनाना ही पड़ेगा हमें। और इसके बाद फिर हम उनसे कहते थे कि कैसे, अगर आप बनाना चाहेंगे तो वो कैसे बनाएंगे आप? तब फिर उनको हम योजना की जानकारी देते थे और उनको बताते थे कि आप इसका फ़ायदा इस तरह से ले सकते हैं। हम उसमें गांव के सचिव, सरपंच, उन सबको भी साथ में लेते थे। कोई और एनजीओ वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उन्हें भी हम साथ में लेते थे। एक हमारा ये प्रयास बहुत कारगर साबित होता था कि वो वचन देते थे, शपथ लेते थे कि इतने दिनों में, 1 महीने में या 2 महीने में हमारा शौचालय बन जाएगा, और सरपंच ये गारंटी लेते थे, सरपंच से सचिव, कि ये पंचायत शौच से मुक्त, ओपन में शौच से मुक्त होके रहेगी। ये हमारा एक प्रयास होता था। अर्चना जी, बहुत बहुत अच्छी यहाँ पर चर्चा चल रही है। दर्शकों, जैसे आप देख रहे हैं कि अर्चना जी ने किस तरीके से इसे समझाया है, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा तरीका है ये, कि आप जब अपने मान सम्मान की बात आती है तब मुझे लगता है कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इस बात से ना कहे, और इन सारे चीज़ों को वो अपनाने के लिए आसानी से राज़ी भी हो जाता है। वैसे दर्शकों, अगर देखा जाए तो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, और इसे समझना, इसे लागू करना एक अलग बात है, लेकिन इसे समझना एक बहुत ही ख़ास बात है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे जीवन का। इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। अगर आपका कोई सवाल है अर्चना जी से और लखन जी से, तो आप हमारे टेलीफोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम नमस्कार एमपी देख रहे हैं आप दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से, और टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं। आप इन नंबर्स पर हमसे सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए लखन जी से कुछ बातचीत करते हैं। लखन जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि आप पंचायत सचिव हैं आष्टा जिला पंचायत सीहोर से, तो आप अपनी पंचायत के लिए क्या कुछ खास कर रहे हैं? किस प्रकार से आप ये ब्यौरा रखते हैं कि कहाँ कितना जो है डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ कितने शौचालय बने हैं, और एक परिवार के लिए एक शौचालय की क्या मतलब उसके लिए क्या, एक हितग्राही के लिए उसकी क्या फीस होती है, या उसे कितना पैसा दिया जाता है? इस विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। मैडम जी, जैसे ग्राम पंचायत उदाहरण के तौर पर अपन मान लिया जाए कि 701 परिवार है ग्राम पंचायत के अधीनस्थ। अब उसमें जितने शौचालय बने हैं उनको कैटेगरी वाइज हमें निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। कैसे कि जैसे बीपीएल परिवार वाले एक तरफ, निःशक्त जी, महिला मुखिया जी, इस टाइप के कैटेगरी के लोगों को हम पूरी काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग करने के उपरांत किस व्यक्ति के पास में शौचालय नहीं है उस व्यक्ति के पास भी जाके हम उनको बताते कि भैया कि आप पात्रता के अंतर अधीनस्थ आते हैं, आप अपना शौचालय बनाएं। शौचालय बनाने के बाद में उनसे हम आवेदन लेते हैं। आवेदन लेने के उपरांत हम उसको जनपद स्तर पर भेजते हैं। जनपद में जैसे ही वो आवेदन पास हो जाता है, उसका जियो टैगिंग कराने के उपरांत शासन उसके खाते में 12,000 रुपये। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, जिला समन्वयक हैं वो रायसेन से। जी हमारे, आप अपना सवाल करें। विनोद बघेल जी हमारे साथ लाइन पर हैं, जिला समन्वयक रायसेन से जुड़े हुए हैं, और वो कोई प्रश्न करना चाहते हैं। जी जी नमस्कार। जी नमस्कार विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम स्वच्छता मिशन पर आज कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, और आपसे ही जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से स्वच्छता मिशन भारत में आगे बढ़ रहा है और अपने लक्ष्य को पा रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी दूरदर्शन सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्कार करूँगा जी। और स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रतिवर्तित किया गया है, इसमें अगर हम अपने मध्य प्रदेश के या मैं अपने रायसेन जिले के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो जो स्थितियाँ पहले आज से 8-10 साल पहले थी उनमें बहुत बदलाव आया है जी। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से साफ सफाई के प्रति ग्रामीण जन बहुत ज्यादा जागरूक हुए हैं
अवेयर हुए हैं और गाँव में साफ सफाई का माहौल, जो ओपन डेफिकेशन का जो कंसेप्ट था वो बंद हुआ है, लोगों ने खुले में शौच जाना बंद किया है, शौचालय का उपयोग बढ़ा है और गाँव में साफ सफाई का वातावरण निर्मित हुआ, जिससे बीमारियों में कमी आई है और लोगों की स्वच्छता के साथ साथ उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा में भी बदलाव आया है। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें आपके ज़िले की, रायसेन की बात करें, तो कितने प्रतिशत वहाँ पर जो है ODF की हम देख पाएंगे? मैडम, परसेंटेज में बात करें तो जैसे हमारे यहाँ लगभग 1394 गाँव हैं, 494 पंचायतें हैं जी। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है और अभी जो प्रधानमंत्री आवास के बाद नए आवास बन रहे हैं जी, तो उसमें भी लगभग 10,000 शौचालयों की डिमांड है। ओवरऑल यदि बात करते हैं लगभग 95% हाउस होल्ड से यहाँ कवरेज हुआ है। और जो गाँव में साफ सफाई की बात है तो अभी हमारे रायसेन जिले में 277 गाँव मॉडल कैटेगरी में आए हैं जी, जिसमें मतलब साफ सफाई, स्वच्छता, संस्थागत शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय का कवरेज बढ़ा है। और इसके अलावा राइजिंग और एस्पायरिंग श्रेणी जो है जिसमें ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन की बातचीत की जाती है और काम किया जाता है, तो इसके बाद हमारे 374 गाँव में इस पर काम हो गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम नमस्कार MP में जुड़े और आपने इस मिशन से संबंधित अपने रायसेन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। आइए हम वापस लौटते हैं वर्मा जी के पास और अर्चना जी के पास और उनसे बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न मेरा रहेगा अर्चना जी से। अर्चना जी, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बात करी कि तकरीबन 95% जो है स्वच्छता देखी जा रही है, सब किया जा रहा है, बहुत अच्छा आंकड़ा है ये और सुन के काफ़ी खुशी भी हो रही है। आपका अगर मैं बात करूं तो आपका वर्क एरिया कौन कौन सा है? आप किन जिलों में अधिकतर जाती आती हैं और इस तरीके के कार्यक्रम या मोटिवेशन जो है आप वहाँ पे लोगों को देती हैं? वैसे देखें तो सबसे ज़्यादा काम मैंने रायसेन में ही किया है। अरे चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। और वैसे देखूं तो लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर ट्रेनिंग दी। तो उसमें वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले, क्योंकि अभी जो फेज चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन का, वो चल रहा है ODF प्लस का। जी, ODF प्लस में ये हुआ है कि जो शौचालय टूट गए, बने थे लेकिन टूट गए, अब उनका उपयोग बंद कर दिया, लेकिन समस्या वहीं आ गई कि फिर से खुले में शौच, तो वहाँ पे रेट्रो फिटिंग कराने के लिए लोगों को प्रेरणा देनी हमने शुरू की है। लगभग 11-12 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी टीम ने ट्रेनिंग दी ODF प्लस की एंड SLWM सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की। जी बिल्कुल। उसके लिए हम लोगों ने लोगों को प्रेरित किया और इसके अतिरिक्त हम महिलाओं को, क्योंकि स्वच्छता से सबसे पहला वास्ता महिला का होता है। सफाई की अगर बात की जाए तो सबसे पहले झाड़ू लेके सुबह शुरू महिलाएं होती हैं जी। तो हमने महिलाओं को विशेषकर आगे लाने का प्रयास किया और कोरोना काल में हमने ये किया कि क्योंकि फील्ड विजिट्स बंद थी तो हमने एक फेसबुक ग्रुप ही पूरा फाउंड कर दिया और ओपन फॉर ऑल, कोई भी उससे जुड़ सकता है। फेसबुक पर नई इनोवेशन क्या हो रही है, गांव में कोई नया कुछ कर रहा है तो वो वहाँ पर बता सकता है, फेसबुक ग्रुप में पोस्ट डाल सकता है, सर भी डाल सकते हैं, बघेल सर भी अपनी पोस्ट डाल सकते हैं, ओपन फॉर ऑल है। ये मेरा कोरोना काल में एक प्रयास रहा। आपके फेसबुक पेज का नाम हम जानना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शक भी आपसे जुड़ सके और कुछ कंट्रीब्यूशन वहाँ पर वो कर सके अपने विचारों के माध्यम से। ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि हम उसमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई काम होना है तो कैसे ही होना है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि करना है तो कैसे करें, हम क्या कर सकते हैं, हमारा योगदान क्या हो सकता है। आज ही मैं भी इस ग्रुप से जुड़ने वाली हूँ दर्शकों और आपसे भी मैं अपील करती हूँ कि आप इस ग्रुप से जो है आप भी जुड़े और आप भी अपने विचार वहाँ साझा करें। हो सकता है कि कोई नई पहल आपके माध्यम से इस ग्रुप को मिल जाए और न जाने कितने सारे गाँव या कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इससे लाभ ले पाएँ। तो आप भी इस ग्रुप से जुड़े और आप भी सोशल एक्टिविटी में अपना योगदान देकर अपने देश को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को स्वच्छता के साथ आगे लेकर जाए। आइए अब हम जिस विषय में बात कर रहे थे वर्मा जी से उसी विषय में आगे पूछते हैं। वर्मा जी, जैसे कि मेरा सवाल था कि एक हितग्राही को कितना पैसा सरकार देती है शौचालय बनाने के लिए, इस विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, एक हितग्राही को शौचालय बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की अनुशंसा 12,000 रुपये की है। जी, 12,000 रुपये हितग्राही के शौचालय बनने के उपरांत तो उसको खाते में 12,000 रुपये
शासन की तरफ से प्रदाय किए जाते हैं। जी, अब यहाँ पर एक सवाल बनता है वर्मा जी कि 12,000 रुपये एक हितग्राही को मिल गया और उसने शौचालय का निर्माण कर लिया, लेकिन जैसे अर्चना जी ने बताया कि कई बार इनमें टूट फूट भी हो जाती है, और जैसे वो बोल रही हैं कि रेट्रो फिटिंग्स के लिए वो मोटिवेट करती हैं, उन्हें बताती हैं, समझाती हैं, तो क्या अगर कोई शौचालय की स्थिति इतनी ख़राब है कि उसे दोबारा से रेनोवेट करना पड़े, उसे दोबारा से बनाना पड़े, तो क्या हितग्राही को सरकार की ओर से कोई मदद मिलती है इसके या लिए? फिर उसे अपने ही खर्चे पर ये सब करना नहीं, होता है? शासन की तरफ से मरम्मत के लिए उसके लिए 50% के समथिंग राशि शासन की तरफ से दी जाती है, मगर उसकी शर्त यही है कि हितग्राही को उसी उपयंत्री के मूल्यांकन के, उपयंत्री के मार्गदर्शन और उसके मूल्यांकन के अनुपात में ही उसकी मरम्मत की राशि शासन की तरफ से सैंक्शन की जाती है। जी जी जी, मतलब पहले उसको उसका अवलोकन किया जाता है और उसमें कितनी आवश्यकता है ये देखा जाता है और एक एस्टिमेट तैयार करके दिया जाता है। उसके बाद फिर 50% लगभग 50% की राशि हितग्राही को दी जाती है, जिससे वो उसकी मरम्मत करवा सके और उसको दोबारा उपयोग में ला सके। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी पहल है ये। जैसे कि आपने भी बताया कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि टूट फूट हो जाती है और एक परिवार अगर संयुक्त परिवार के रूप में है तो न जाने कितने लोग उसे इस्तेमाल करते हों, यूज़ करते हों, इस बात पे भी निर्भर करता है। और इसमें आया जी जी बिल्कुल, क्योंकि क्या हुआ है कि कई जगह बताया तो गया था कि डबल पिट वाला बनाना है, लेकिन गांव में लोगों को लगा शहर देख के कि सेप्टिक टैंक वाला बना ले। सेप्टिक टैंक की टेक्निक गांव के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन बना तो लिए गए हैं। सिंगल पिट की बात हम कर रहे हैं। तो उनका जो अवशिष्ट तरल होता है वो बाहर आता है जी, तो जल्दी भी ये वो हो जाता होगा, भर तो जाता उसके लिए होगा। सोक पिट की तकनीक के आजमाने के लिए, अपनाने के लिए उनको प्रेरित किया गया है। सर तकनीकी रूप से ज़्यादा जानते हैं इस जी बारे जी में। सर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को भी जानकारी दें कि सोक पिट क्या है और इसको बनाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सोक पिट के लिए मध्य प्रदेश शासन ने स्वच्छता मिशन के अंतर्गत जैसे गंदी नाली का जो पानी है जी उसको अपने सोखते गड्ढे की जो तर्ज पे जी जो ड्राइंग थी उसी के आधार पर सोक पीट बनाया जाता है। सोक पीट में बजरी, पत्थर, ये मोटे मोटे ईंटों के वो जी पार्ट्स ये डाल हमारे दिए साथ- जाते हैं, जिससे ताकि पानी जो गंदा पानी नाली में बह रहा था जिससे मच्छर उत्पन्न होते थे वो सीधा सोक पीट में इकट्ठा होगा और सोक पीट में जमीन के अंदर चला जाएगा। जी मैं लखन जी आपको यहाँ रोकना चाहूँगी। हमारे साथ रमा जी हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बेगमगंज से। जी जी रमा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आज विश्व शौचालय दिवस हम मना रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है इसका महत्व क्या है, हमारे दर्शकों को समझाएं। जी हाँ, ये स्वच्छ भारत मिशन में विश्व शौचालय दिवस पर मैं यहाँ लोगों को हर प्रकार से प्रेरित कर रही हूँ। यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार किया जा रहा है और इसमें अन्य प्रकार की गतिविधियों के लिए भी स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवनों में भी सूचित कर दिया गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार के माध्यम से एवं बच्चों में प्रतियोगिता, खेल कूद सभी प्रकार के स्वच्छता के बारे में संदेश दिया जा सके। जी, और अगर मैं आपके ज़िले की बात करूं तो लगभग कितने गांव ओडीएफ फ्री हो चुके हैं? यहाँ लगभग 277 गाँव ओडीएफ हो चुके हैं। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आप किस तरीके से, जैसे आपने बताया कि आंगनवाड़ियाँ हैं और प्राथमिक सामुदायिक केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, क्या आप समय समय पर वहाँ पर जाके इस प्रकार की गतिविधियाँ कुछ करवाती हैं जिससे लोगों को? गतिविधियाँ करते हैं, हर जगह जो चौपाल भी लगाई जाती है पोस्टर बैनर के माध्यम से एवं पेंटिंग के माध्यम से भी सभी दूर गाँव में प्रचार प्रसार हुआ है और लोग इसके लिए जागरूक हो रहे हैं। जी, क्या लगता है आपको कि कोरोना के बाद और कोरोना के पहले इन दोनों स्थितियों में कितना अंतर आया है? क्या लोग अधिक जागरूक हुए हैं या फिर अभी लोगों की स्पीड वैसी ही है कि हाँ ठीक है अभी करेंगे या सोचेंगे या कर लेंगे? नहीं, हम भी स्वच्छ भारत मिशन पे बहुत जागरूक हो गए हैं लोग। जी, तो कुछ लोगों को तो ज्यादातर समझाना नहीं पड़ रहा है, स्वयं शौचालय का भी उपयोग कर रहे हैं, साथ में गाँव में स्वच्छता आ गई है। पहले हर कहीं पर गंदगी देखने को मिलती थी जी, जो अब नहीं मिल रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद रमा जी आपका, आप हमारे साथ कार्यक्रम नमस्कार एमपी में जुड़ी और आपने अपने ज़िले से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कार्यक्रम में साझा की। चलिए जी,
चलिए दर्शकों, रुक करते हैं हमारे दोनों विषय विशेषज्ञ की तरफ, और जहां हम बात कर रहे थे कि सोक पिट आखिरकार किस तकनीक से काम करता है, वर्मा जी हमें बता रहे थे। जी वर्मा जी। इसके सोक पिट बनाने के लिए 3 बाई 1 मीटर, 3 फीट चौड़ा, 1 मीटर गहरा, इसमें सबसे पहले बड़े साइज के पत्थर डाले जाते हैं जी। फिर उससे छोटे साइज के पत्थर डाले जाते हैं, फिर उसमें कंक्रीट ईंट के जो चूरा है वगैरह है उसको डाल दिया जाता है, जिससे जो पानी सोक पीट का जो गंदे शौचालय के पानी निकलता है उस सोक पीट में वो जमा हो जाता है और वो फिल्टर होके वो पानी वापस भूमि के अंतर्गत रिचार्ज हो जाता है। जी, यानी कि ये बहुत ही अच्छी एक नेचुरल तकनीक है, कहना चाहिए कि इस प्रकार से फिल्ट्रेशन हो रहा है और इस प्रकार से स्वच्छ पानी वापस भूमि जो है उसको ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। बहुत ही अच्छा तरीका है। तो दर्शकों से हम यही अपील करेंगे कि जो भी दर्शक हमें रूरल एरिया से देख रहे हैं, हमें गांव से देख रहे हैं, और अगर आपने डबल पिट वाला शौचालय का निर्माण नहीं कराया है और अब आपको लग रहा है कि आप बाकी बचे हुए 5% में से हैं और आपको जल्दी ही ये कराना है, तो आप जो है सोक पिट वाले शौचालय का निर्माण कराएं। ये काफ़ी बेहतर है और इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं। और जैसे कि अर्चना जी ने भी बताया कि सिंगल पिट या जो एक पिट वाला होता है उसमें बहुत जल्दी आपको दोबारा से मरम्मत की आवश्यकता भी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि इससे भी आप बच जाएंगे। जी जी, बहुत अच्छी बात है ये। अर्चना जी, आपसे जानना चाहेंगे हम कि जैसे आपने बताया कि आपने इस तरीके से लोगों को समझाया, तो क्या इस तरीके की कार्यशालाएं आप करती रहती हैं, और अगर करती हैं तो कितने समय अंतराल में आप करती हैं? कोरोना के बाद से फील्ड की चीज़ें बंद सी हैं लगभग। जी अभी जी, शासन की ओर से भी कोई ऐसा सिग्नल, क्योंकि कोरोना बार बार रिपीट होता है, थैंक गॉड कि अभी कोई फेज नहीं आया, फेज 4 नहीं आया है, इसलिए फील्ड विजिट लगभग बंद है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए, जूम की मीटिंग्स के जरिए ये हम लोग जागरूकता करते रहते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है ये। और हमारे साथ अब एक कॉलर जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर, नंद स्वरूप मिश्रा जी जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए नंद स्वरूप जी से बात करते हैं। मिश्रा जी, आप अपना सवाल पूछें। जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि शौचालय की योजना सरकार की बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले जो है महिलाओं के पास बाहर जाती थी, कहाँ पार लेते थे, बिच्छू पार लेते थे, जंगली जानवर, कानों के साथ परेशानियां होती थी, इसमें भारी गिरावट आई है। इसके अलावा अब चूंकि रेट बढ़ गए हैं तो इसका शौचालय का रेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि ईंटे के रेट बढ़ गए, मोरंग का रेट बढ़ गए हैं, मजदूरी बढ़ गई, तो इसका थोड़ा रेट बढ़ाना चाहिए। और स्वस्थ रहने के लिए शौचालय बहुत जरूरी, हर व्यक्ति को जरूरी, हर घर में जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये सवाल नहीं, उनका एक सुझाव था कार्यक्रम में। काफ़ी अच्छा सुझाव था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। दर्शकों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं विश्व शौचालय दिवस पर, और आज हमारे साथ लखन वर्मा जी हैं, अर्चना सक्सेना जी हैं। आइए इस विषय में उनसे कुछ और जानना चाहेंगे। अगर अर्चना जी, मैं आपको ये आग्रह करूं कि आप हमारे महिला दर्शकों से कुछ अपील करना चाहें, जैसे कि अभी तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैला रही हैं और ये भी एक बहुत अच्छा मंच है जहाँ से आप सीधे रूप से अपनी बात उनसे कह सकती हैं, तो क्या वो एक ऐसी बात होगी जो आप आने वाली बच्चियों को भी कहेंगी और उनकी माताओं को, बहनों को आप कहना चाहेंगी? अगर मैं बात करूँ स्वच्छता की, तो स्वच्छता एक कोई शासकीय योजना का नाम नहीं है, ये एक जीवन शैली है। वो जीवन शैली की शिक्षा जो होती है सबसे पहले हमें घर में मिलती है, और वो भी माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है। तो अगर महिलाएं स्वयं इस जीवन शैली का अनुसरण करेंगी, अपने परिवार में स्वयं भी करेंगी, अपने बच्चों को भी करवाएंगी, तो आने वाले वक्त में शायद हमें इस तरह से इतनी मेहनत इस योजना के लिए नहीं करनी होगी। 60-70 शायद 80% काम ख़त्म ही हो जाएगा, बाकी 28-30% बचेगा, तो वो शासन के ज़िम्मे होगा कि फिज़िकली क्या करना है, इमोशनली और मेंटली वर्क शायद ख़त्म हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं के ऊपर लगभग 80% दारोमदार इस योजना का, इस अभियान का महिलाओं पर है। तो ऑल द बेस्ट सारी महिलाओं को कि वो अपने घर से स्वच्छता को शुरू करें और पूरे भारत को स्वच्छ कर दें। बहुत अच्छी बात आपने कही, और बहुत ही उम्दा बात मुझे कहना चाहिए कि सारी की सारी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर है। अगर घर से शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। लखन जी, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, सेग्रीगेशन शेड के बारे में बताएं, और आप मैडम की बात को पूरा करते हुए क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश शासन की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र का जितना भी कचरा निकलता है जी, उसमें 2 वैरायटी का कचरा निकलता है, एक तो गीला कचरा, एक सूखा कचरा। बिल्कुल। उसके लिए सेग्रीगेशन शेड शासन के निर्देश अनुसार जो ODF ग्राम पंचायत हुई है उनमें सेग्रीगेशन शेड का निर्माण कराया जा चुका है।
उस जगह पे गीले कचरे के लिए अलग नाडेप बनाया है, ठोस पदार्थ के लिए अलग नाडेप बनाया जाता है, जिसका सेग्रीगेशन वहाँ इकट्ठा किया जाता है और उसी के आधार पर उसको डंप किया जाता है। डंप करने के बाद से उससे वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार होता है, जिससे किसानों को अपने उपजाऊ भूमि में वो डाल सकते हैं और उसकी भरपूर किसी भी तरीका उसमें कोई जैविक खाद, जिसे अपन जैविक खाद बोलते हैं। जैविक खाद उपरांत में उसमें 16 प्रकार के तत्व हैं जी। उस खाद में, जैविक खाद में 16 प्रकार के तत्व हैं, जबकि ये के रासायनिक खाद में ओनली 8 प्रकार के जी, और बाकी सब कुछ उसमें हानिकारक प्रकार का होता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना भी करना होता है। तो लखन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए। अर्चना जी, आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने अपनी इतनी अच्छी इंस्पायरिंग बातों से हमारे दर्शकों को बताया कि किस प्रकार स्वच्छता उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है। तो अपने अधिकारों के साथ साथ हमेशा हमारे कर्तव्यों को भी हमें याद रखना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कार्यक्रम में आने के लिए। और दर्शकों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे ख़ास दिन हम मना रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 19 नवंबर यानी कि कल हम जो है रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी मनाने जा रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं, वो मैं आपके सामने कहना चाहूँगी कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आइए, रानी लक्ष्मीबाई पे एक छोटा सा वृत्तचित्र है, हमने कार्यक्रम में इसे शामिल किया है, आप इसे देखिए। कार्यक्रम में मुलाकात होगी इस वृत्तचित्र के बाद। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। संग्राम की मुख्य संघर्ष भूमि रहे ग्वालियर में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की मौजूदगी ने जंग आजादी के दीवानों में एक नया जोश पैदा कर दिया था। 18 जून का सूरज निकला ही था कि अंग्रेजों ने सभी दिशाओं से अंग्रेज सेना की मोर्चाबंदी को विफल करना बहुत ही दुरूह कार्य था। अंग्रेज सेना के पास पुख्ता सूचना थी कि रानी लक्ष्मीबाई कालपी से निकलकर ग्वालियर पहुंच गई हैं और दुर्ग में शरण लिए हुए हैं। अंग्रेज सेना के पास भारी भरकम असलाह और सैन्य बल था, किंतु रानी लक्ष्मीबाई के पास गिने चुने लड़ाके ही थे।
अंग्रेज सेना से जूझते हुए झांसी से ग्वालियर तक की संग्राम यात्रा के कई दिन बीत गए थे, लेकिन वीरांगना लक्ष्मीबाई के स्वर में वही कठोरता और गर्जना थी। रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाई ने जिन हथियारों के बल पर फिरंगी सेना के छक्के छुड़ाए थे, वे हथियार और प्राचीन सैनिक युद्ध की वेशभूषा नगर निगम ग्वालियर के संग्रहालय में आज भी संरक्षित है। दर्शकों, आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वृत्त चित्र के बाद हमारी फिर से मुलाकात होगी, तो ठीक उसी प्रकार हम वापस आ गए हैं अपने इस बात को पूरा करने के लिए कि हम कार्यक्रम में कुछ और भी लेकर आए हैं आपके लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सजीव फोन इन कार्यक्रम है। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अगर आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। भोपाल के STD कोड 0755 के साथ आपको डायल करना होगा 2660049 और इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है 1800233040। आइए दर्शकों, कार्यक्रम के अगले भाग में आपसे मुलाकात करवाते हैं दो खास लोगों से, जिसमें एक हमारी विशेषज्ञ हैं जिनसे आज हम बात करेंगे विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह के बारे में, और दूसरी आज की हमारी मेहमान है जिनसे आपका परिचय कराते हुए मुझे बेहद हर्ष हो रहा है। आइए सबसे पहले उन्हीं से आपका परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ हैं भक्ति शर्मा जी। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा हैं और आप पूर्व सरपंच भी रह चुकी हैं। भक्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आज की हमारी खास विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नील कमल कपूर हमारे साथ हैं। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं पैथोलॉजी एम्स भोपाल मध्य प्रदेश में। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 से 24 नवंबर तक, यानी कि आज से शुरू हो रहा है विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह, और इसके विषय में जानकारी होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बहुत बड़ी महामारी के बाद अब हम एक ऐसी जगह पर आ खड़े हुए हैं जहां हमें हमारे स्वास्थ्य के विषय में बेहद जागरूक रहने की आवश्यकता है, और हम जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो कितनी हमारे लिए आवश्यक हैं, और हम कौन सी दवाइयाँ किस हिसाब से ले रहे हैं। क्या हम सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं या हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवा ले रहे हैं, परंतु उसका कॉम्बिनेशन अलग है, या हमने केमिस्ट से या फार्मास्यूटिकल वाले से इस प्रकार की दवाइयाँ ले ली हैं कि हाँ, ये दवाइयाँ जो हैं थोड़ी कम कीमत में है, या इनका कॉम्बिनेशन सेम है और हम लिए जा रहे हैं। तो इस पूरे विषय पर हमारी बातचीत होगी डॉक्टर नील कमल कपूर से। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आज विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह हम मनाने की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये दिवस या ये सप्ताह क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों का लेखा जोखा रखता है, उसके बारे में नीतियां निर्धारित करता है, और वो ये देखता है कि स्वास्थ्य संबंधी भ्रांतियां भी ना फैलें, स्वास्थ्य संबंधी नुकसान भी ना हो जी। इस परिप्रेक्ष्य में 2015 से उन्होंने यह दिवस या ये सप्ताह मनाना शुरू किया। और इसके आगे ये कुछ बोलने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, थोड़ा हमें इसका इतिहास जानना होगा जी। लगभग प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार लगा। हम कह रही हूँ तो मैं चिकित्सकों की बात कर रही हूँ और एलोपैथिक मेडिसिन की बात कर रही हूँ, और जिनको एंटीबायोटिक्स कहा गया।
एंटीबायोटिक्स और इस प्रकार की अन्य दवाइयाँ जो माइक्रोब्स होते हैं, यानी माइक्रोब हमारी दुनिया में भरे पड़े हैं करोड़ों की संख्या में, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह वगैरह। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं हमें अपनी आँखों से नहीं दिखते, ये माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, किंतु हमारी जो जितनी भी इन्फेक्शियस बीमारियां हैं वो इन माइक्रोब्स के कारण होती हैं। तो मैंने जैसा कहा कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में हमारे हाथ में हथियार लगा एंटीबायोटिक्स, और उसी प्रकार की दवाइयाँ जो माइक्रोब्स के विरुद्ध बहुत कामयाब दवाइयाँ हुई, इनको कहा गया एंटी माइक्रोबियल्स, जो कि बहुत स्वयं स्पष्ट नाम है। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध से आज तक जो लगभग 70-75 और या उससे थोड़ा ज़्यादा समय निकला, उसमें इन दवाइयों का दुरुपयोग, अति उपयोग, ये सब शुरू हो गया। और ये जो मिलेनियम शुरू हुआ 2000 और उसके बाद वाला, इसमें धीमे धीमे समझ में आने लग गया कि हमारा ये हथियार इन कारणों से भोथरा या ब्लंट होता जा रहा है। बहुत से लोगों को दवाइयाँ दी जा रही हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा। ट्यूबरकुलोसिस हम सब जानते हैं, टीबी जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं, हमारे देश में बहुत प्रचलित है, लेकिन साथ में उभर के आया कि एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आ गई, क्योंकि टीबी की दवाइयाँ इतनी इस तरह से खाई गई, छोड़ी गई, फेंकी गई कि टीबी का जो बैक्टीरिया है वो उससे प्रतिरोध ख़त्म हो गया। क्योंकि ये सभी जो दवाइयाँ होती हैं ये जिस तरह से काम करती हैं, तो आप ये जानिए कि जो माइक्रोब्स हैं ये हमें आँखों से नहीं दिखते, लेकिन ये भी जीवित प्राणी हैं। तो आपके ऊपर भी कोई हथियार से हमला करेगा तो आप थोड़ा सा अपनी चाल चलन शैली को बदल के अपने को प्रतिरोध क्षमता अपने में डेवलप करेंगे। वही इन माइक्रोब्स ने किया, तो वो क्षमता डेवलप होने लग गई। तो आज बहुत आवश्यकता है कि हम इसको रोकथाम करें, और इस परिप्रेक्ष्य में WHO ने 2015 से हर वर्ष ये याद दिलाने के लिए कि इसको हमें अब्यूज़, मिसयूज़, ओवर यूज़ नहीं करना, ये दिवस और ये हफ्ता और इसकी जागरूकता बेहद आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर कपूर ने हमें। आइए अगला प्रश्न करते हैं भक्ति जी से, और फिर वापस इसी विषय को हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये दिवस और ये सप्ताह बेहद आवश्यक है। इसमें हमारे स्वास्थ्य को लेकर, दवाओं को लेकर पूर्ण रूप से बात की जा रही है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, डॉक्टर नीलकमल कपूर से कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई प्रश्न आपके मन में है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। जी भक्ति जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि शुरुआत से ही कार्यक्रम में हम स्वच्छता को लेकर आज बात कर रहे हैं, और आपने स्वच्छता को लेकर काफ़ी काम किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपके जो है इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आप पूर्व सरपंच रह चुकी हैं, और ये बात मेरे ख्याल से पूरा भारत ही जानता है, पूरी दुनिया में ये बात फैली हुई है कि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने गृहनगर को चुना और उसे स्वच्छ और साफ बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। तो क्या ऐसी बात थी जिससे आप इतना मोटिवेट हुई कि मुझे ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने समाज के लिए और साफ सफाई के लिए काम करना है? इस विषय में कुछ बताएं। जी, बहुत धन्यवाद दूरदर्शन का मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और पूरे हिंदुस्तान में ये डिस्कशन करने के लिए कि क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में इस चीज़ की अति आवश्यकता है। मैं बताना चाहूँगी कि मैंने पढ़ाई नहीं, मैंने जॉब छोड़ के मैं आई थी, और फिर मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा। और सरपंच का चुनाव लड़ने का सबसे महत्वपूर्ण जो एक दिमाग में एक बात थी वो ये थी कि सरकार की इतनी सारी नीतियां हैं। अगर मैं सिर्फ पंचायती राज की बात करूँ, 600 से ज़्यादा नीतियां हैं, मगर क्या उनका ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, ये एक बड़ा विषय था। एक 25 वर्ष की युवती के हृदय में अगर ये बात है तो ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि नहीं, कम से कम कुछ ऐसा कर जाएं कि पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़मीन पे हो जाए, और जो बेनिफिशरीज़ हैं जिनके लिए सरकारी योजनाएं बना रही हैं उन लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिले। और इसी दौरान 2014 से ही सरकार बहुत ज़्यादा सैनिटेशन पे, साफ़ सफाई पे, पानी पर काम कर रही थी। तो ये एक समय था कि जब हम लोगों को पूरा 9 महीने लगे होंगे अपनी पूरी पंचायत को। मेरी पंचायत थी बरखेड़ी अब्दुल्ला, भोपाल से मात्र 20 किलोमीटर दूर है, और उसमें तब 4 गांव आते थे। वो चारों गांव को हमने 1 साल में ODF कर दिया था, जिसके तहत हमको पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड, नेशनल अवार्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया, और उसके साथ साथ मुझे इंडिया टुडे का सफाई गिरी अवार्ड, ऐसे कई अवार्ड्स हमारी पंचायत को मिले। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बात और जिम्मेदारी मुझे लगता है कि हर युवा की बनती है कि वो देखे कि हमें इसके बारे में सच में सोचना विचारना चाहिए। हालांकि लोग कहते हैं कि ये हमारे
कल्चर से जुड़ा हुआ है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो रूढ़िवादी रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है कि लोग खुले में शौच में जाना चाहते हैं, तो अक्सर मेरे हृदय में एक लड़की होने के नाते ये प्रश्न आता है कि बात एक तरफ हम घूंघट की करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में और दूसरी तरफ फिर हम सोचें कि महिलाएं खुले में शौच जाएं, तो ये जो एक दोगलापन है समाज का, ये बहुत व्यथा है एक हमारे समाज की। तो मुझे लगता था इससे हमें दूर होने की अति आवश्यकता है। तो बस ये काम था जो हम लोगों ने डट के करा। जी, सुनने में बहुत ही आसान और अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा होगा आपके लिए। किस प्रकार से आपने क्या क्या कठिनाइयों का सामना करते हुए आपने अपने पंचायत के 4 गाँव को ODF किया, कुछ बताएं। कहने में भी सच में मुझे आज तो बहुत आसानी से मैं कह देती हूँ, मगर हाँ, एक अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि लोगों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा जद्दोजहद है, एक ज़िम्मा है कि कैसे हम उनको उनके जिस रूटीन में वो रह रहे हैं उनसे बाहर कैसे निकाला जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये अभी तो मैं हंसी मजाक में बता रही हूँ ये बातें, कि हम लोगों से जब कहते थे कि अरे आप लोगों को अपने घर के शौचालयों को यूज़ करना है, तो कई अक्सर बहुत डुकरे, जो आम भाषा में कहते हैं, बुजुर्ग कहते थे, अरे भक्ति जी जो मज़ा खुले में आओ इतने कहाँ हो। मैंने कहा नहीं, फिर सरकार जो है वो सब चीज़ों को बंद कर देगी तुम्हारे। आप ये सोचिए कि लोग शौचालय बनवा दिया, वहाँ पे पानी भी आ रहा है, पानी की टंकी लगी हुई है, करीबन 100 लीटर पानी स्टोर करवा रहे हैं, उसके बावजूद लोग जो है खुले में शौच में जाना चाहते थे और अपने वॉशरूम्स में नहीं जाना चाहते थे। जिस समय मुझे पंचायत में थी, इसमें कुल 9 शौचालय थे और आज उस पंचायत में 526 घरों में सब जगह शौचालय और 2 कम्युनिटी शौचालय जो हैं वो तक वहाँ पर हैं। लोगों को बार बार कन्विंस करना, महिलाओं को तक कन्विंस करना, क्योंकि आप सोचिए कि उनके लिए एक प्रथा, एक हिस्सा बन गया था कि हमको अपनी आधी रात की नींद त्यागनी है और खुले में शौच में जाना है, हम घर में नहीं कर पाएंगे। घर के बाहर भी बनाते थे तो अब भी महिलाएं बहुत ज़्यादा ना नुकर करती थी कि नहीं कैसे जाएंगे, घर के पुरुष देख लेंगे। तो हम कहते थे घर के पुरुष घर के शौचालय में जाते हुए देखेंगे और बाहर खेतों में जाओगे तब क्या लोग नहीं देखेंगे। और दिन भर हम जब और ईश्वर ना करे अगर आपको या आपकी बेटी की तबीयत खराब हो जाए, उसको मोशंस हो जाए, डायरिया हो जाए, तब आप क्या करोगी। ये छोटे छोटे विषय हैं जो उनको बार बार समझाने पड़ते थे। स्वास्थ्य को लेके मैम, जब अभी हम ये जिस आपका जो सप्ताह चल रहा है इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन भी करें तो आप देखिए कि छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी चीज़ें, आप खुले में जा रहे हैं, बैक्टीरियाज आ रहे हैं, उसके बारे में वो लोग शायद सोचना ही नहीं चाहते, आसानी से कह देते हैं कि नहीं बीमार हो गए। और महिलाओं को के लिए तो मुझे सच में इतना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि वो उनके आसपास के परिवार इस बारे में सोचते ही नहीं कि महिलाओं को कितनी छोटी छोटी बीमारियां हो सकती हैं, उनके यूट्रस में प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनको इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और आज शहरों में जहाँ लोग इतनी साफ सफाई रखते हैं, हम देखेंगे कि 10 में से 1 या 2 महिलाओं को UTI होता है। तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ 68% हमारे लोग रहते हैं, आधा करा जाए 35% महिलाएं रहती हैं, तो क्या उनको UTI की बीमारी कभी होती नहीं होगी? वो उस विषय को जाके लोगों के सामने, डॉक्टर्स के सामने कह ही नहीं पाती होंगी कि उनको किन किन जगहों पर जलन होती है, और वो उस चीज़ से लड़ रही हैं प्रतिदिन, और उनके घर का, परिवार का कोई व्यक्ति है ही नहीं जो उनको इस विषय पे जागरूक कर पाए। बिल्कुल, और जागरूकता की बात जब हम करते हैं तो आज हम इसी हिसाब से एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह भी मना रहे हैं। और जैसे कि भक्ति जी ने हमारे दर्शकों को बताया, जो जो कठिनाइयाँ उन्होंने अपने इस काम को पूरा करने में पाई हैं वो इससे संबंधित भी हैं कि किस प्रकार से आपको कितनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने निजी जीवन को आप पूरी तरह से ख़राब भी कर सकते हैं। अगर कोई एक छोटी बीमारी आपके शरीर में आ गई और वो बड़ा रूप अगर ले लेती है तो कितनी मुश्किल होती है। आज हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर कपूर भी हैं, तो आइए उनसे इस विषय में बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि यहाँ पर भक्ति जी ने पूरा एक भूमिका के साथ हमें बताया कि किस प्रकार से लोगों को मेंटली अवेयर करना मुश्किल ही नहीं, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम भी है। तो अगर मैं बात करूं कि हम अगर एंटी माइक्रोबियल चीज़ों की बात करें या इसकी जागरूकता के बारे में बात करें, तो हम लोगों को कैसे अवेयर करें, कुछ बताएं। ये मुझे लग रहा है ये चर्चा बहुत ही सार्थक दिशा में जा रही है, क्योंकि जैसे मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, ओवर यूज़, मिस यूज़। तो वो ओवर यूज़ और मिस यूज़ क्यों होता है? क्योंकि ये छोटी छोटी प्रिवेंटेबल बीमारियाँ, वो बीमारियाँ जो होनी ही नहीं चाहिए थी, जो स्वच्छता का ध्यान रखने वालों को नहीं होती हैं, उनको वो जब बीमारी नहीं होगी तो कोई भी डॉक्टर, या हम कहते हैं कि आप केमिस्ट से दवा ले आते हैं या अनऑथराइज जगह से ले आते हैं, होगी क्यों? तो मतलब ना सिर्फ जैसे आपके इस कार्यक्रम के पहले भाग में उन्होंने बताया कि किस तरह से शौच जो है वो उसका एक बूंद भी पानी में मिलता है तो वो कितना घातक हो सकता है, क्योंकि एक बूंद के अंदर भी
करोड़ों और अरबों की संख्या में वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, हाँ, सब प्रकार के बीमारी पैदा करने वाले तत्व हैं। तो जब ये हम नौबत ही नहीं आने देंगे। और इसके लिए एक पूरी तरह से साफ सफाई रखना भी बहुत आवश्यक है। साफ और स्वच्छ और अस्वच्छ क्षेत्र को अलग अलग रखना बहुत आवश्यक है। सादा घर में अगर साबुन की बट्टी हो और इतना पानी हो कि साबुन पानी से दिन में 5 दफ़े हाथ धोए जा सके, वो खुद में एक बहुत बड़ा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने का तरीका है। यदि आप बार बार हाथ धोते हैं, शौच से पहले धोते हैं, शौच के पश्चात धोते हैं, और भी आपको जब ऐसा महसूस होता है, आपको ऐसी बीमारियां होंगी ही नहीं। क्योंकि जैसे महिलाओं के साथ बड़े बंधन होते हैं, आप सारी चीज़ें अपने घर में अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाते, आप बहुत जगह मेहमान होके जाते हैं, तो भी कम से कम साबुन पानी से हाथ धोने में तो कोई संकोच नहीं है। आप 10 बार हाथ धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए ये जो पूरा एक सिलसिला है, ऐसा मतलब आप जब शब्द यूज़ करते हैं एंटी माइक्रोबियल, अवरोध, रेजिस्टेंस, ऐसा लगता है हम बहुत तकनीकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम तकनीकी बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने रोज़मर्रा के जीने की बात कर रहे हैं, जिसमें मुझे स्वयं को, मेरे परिवार को और मेरे समाज को बहुत ही साधारण जीवन शैली परिवर्तन से मैं अपने हथियार को, जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं, उनको ब्लंट होने से रोक सकती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश इस जवाब के साथ कि किस प्रकार से आप अपने समाज को, अपने परिवार को इन सभी चीज़ों से बचा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके पीछे जो है एक मानसिकता आपको डेवलप करनी होगी कि घर में छोटी छोटी चीज़ों से ही सही, जैसे कि मैडम ने बताया कि अगर एक साबुन की बट्टी है तो आप उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, इस बात पर भी निर्भर करता है। देखिए, बात बहुत छोटी है, परंतु आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पूरी उस साबुन की बट्टी के ऊपर है। तो अगर आप अच्छी तरीके से हाथ धोते हैं और इस प्रकार से अपने घर में भी इस जागरूकता को लेकर आते हैं, तो मुझे लगता है कि कई प्रतिशत आप अपने आप को बचा लेंगे। जी, अगर मैं भक्ति जी से इस विषय में सवाल करना चाहूँ कि बहुत सारे गाँव को आपने जो है शौच मुक्त किया, खुले से शौच मुक्त किया, क्या कोई कैंपेन्स आप चलाती थी या फिर किस प्रकार का आपका क्या तरीका था, आप किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करती थी? तो सबसे पहले तो ये जो विषय थे, क्योंकि अब सरकार उस पर इतना ज़्यादा अवेयरनेस कर चुकी थी, तो हम लोग तो यही करते थे कि ये तो कोरोना में शुरू हुआ लोगों का कि सब मिलके टीवी देखेंगे, बट हम लोग इस बात को ज़रूर संज्ञान में लेकर आए थे कि जब जब सरकार में मन की बात आती है, प्रधानमंत्री जी जब इस बात का आह्वान बार बार कर रहे थे, तब एक तो हमने कोशिश करी कि लोगों के बीच में इस विषय को लेकर आएँ। दूसरा अहम रोल ये था कि हम अपनी ग्राम सभाओं में भी इस विषय को लेकर आते थे। तीसरा, हमने अपनी पंचायत में आम सभाएं करी थी, जहां महिलाओं के साथ बैठती थी और हम महिलाओं के इश्यूज़ को डिस्कस करते थे, बच्चों के इश्यूज़ को डिस्कस करते थे। वहाँ ये इशू महिलाएं खुल के बता पाती थी, क्योंकि मैं एक महिला सरपंच थी, तो आसानी थी लोगों को मुझसे अपने निजी इश्यूज़ को डिस्कस करने में। चौथा विषय आया कि जो भी आंगनवाड़ी में हमारी दीदियां काम करती थी, जो हमारे आशा वर्कर्स आती थी, उनके साथ हम बार बार इन विषयों को डिस्कस करते थे कि कैसे आपको लोगों तक इन बातों को पहुंचाना है। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुझे लगता है हमारी पंचायत में एनएसएस और एनसीसी के बच्चे जो भोपाल के विभिन्न स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, वो लोग हमारी पंचायतों में आते थे, वो लोग प्रभात फेरियाँ करते थे, लोगों के साथ जन जागरूकता के अभियान चलाते थे। हमने कई एनजीओज़ के साथ कोलैबोरेट करा, जिन्होंने आके हमारी पंचायत में लोगों को ये बात बताई। और एक हिंदी में कहावत है, साम दाम दंड भेद से जो कर पाओ करो। तो साम दाम तो हमने करा, फिर दंड में हमें ये समझ में आया कि जब हम लोगों को हमने कह दिया कि अब देखिए, मुझे तो इस बात का लालच था, सच बताऊं, कि नहीं, हमको पंचायत के लिए एक अवार्ड चाहिए। अब कैसे होगा, लोगों को कैसे कन्विंस करना है। तो हमने तो लोगों के बीच में धीरे धीरे करके ये बातें कहने लग गए कि अगर आप शौचालय नहीं बनाओगे, आप शौचालयों को नहीं यूज़ करोगे, तो सरकार आपके राशन कार्ड निरस्त कर देगी, सरकार आपको आवास योजनाएं देगी। देखिए, ये चीज़ें होती कहीं नहीं हैं, मगर लोगों को इस बात का भय होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब उनको लगेगा नहीं, हमारी बाकी सुविधाएं रुक जाएंगी सिर्फ किस बात पे, हमारी अपनी हेल्थ को देखने के लिए, तो उनको ये बात लगी कि कहीं सही में ऐसा ना हो कि ये हमारे शायद आवास को हमारे बंद करवा दें। तो उस डर से, वो छोटा सा डर था मगर उसकी आवश्यकता थी। और उससे अब आप देखिए कि हमारी पंचायत में खुले में शौच से बिल्कुल हमारी पंचायत आज के समय में मुक्त हो चुकी है। और उसके अलावा आज मैं अब देखती हूँ कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को लेके काम हो रहा है और आज भी हो रहा है, तो ये बहुत काबिले तारीफ़ है। और अब हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि हमको इससे ऊपर उठ के
स्वच्छता के साथ साथ हम और नई चीज़ें क्या कर सकते हैं उसके विषय में भी अब डिस्कस करना हमारे लिए ये अब आगे एक बड़ी चुनौती है। तो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने भक्ति जी। ये चुनौती भरा कार्य ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपने इस लक्ष्य को अवश्य पाकर रहेंगे। और जैसे कि डॉक्टर कपूर ने भी कहा कि हम छोटी छोटी चीज़ों से जो है हमारे घर से ही शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हम बड़ी किसी बीमारी में या बड़ी किसी मुसीबत में ना फंसें। तो ये दोनों ही बातें मुझे लगता है कि आज की हमारी मेहमान और विषय विशेषज्ञ की तरफ से हमारे लिए एक उपहार स्वरूप है, क्योंकि छोटी ही सही लेकिन सलाह बड़े काम की है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ कार्यक्रम में आई डॉक्टर कपूर और भक्ति जी, और आपने हमारे दर्शकों के साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा की। दर्शकों, जाते जाते आपको बता देते हैं कि कल 19 नवंबर के दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी मना रहे हैं। भारत की अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाने के लिए हर वर्ष 19 नवंबर के दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को इन आने वाले दिवस की जागरूकता से हमने अवगत कराया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ आपकी जागरूकता में भी वृद्धि हुई होगी। इसी बात के साथ मुझे यानी श्वेता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम नमस्कार एमपी, जो कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत किया जाता है दूरदर्शन भोपाल के माध्यम से। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।